अच्छा, अब हम आते हैं क्लास 2 अमेलगम रेस्टोरेशंस के ऊपर। क्लास 2 अमेलगम रेस्टोरेशन जो है वो आपकी पोस्टीरियर्स में प्रॉक्सिमल सरफेस को इन्वॉल्व कर रही होती है। अब इसके अंदर की एक्लूसिव सरफेस भी साथ इन्वॉल्व हो सकती है, या आपकी जो प्रॉक्सिमल सरफेस है वो सिर्फ एक इन्वॉल्व होगी, या मीजियल एंड डिस्टल दोनों भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब अगर इसकी हम इनिशियल क्लिनिकल प्रोसीजर्स में जाएँ तो वही वाली बातें जो हमने क्लास 1 में पढ़ी थी। कहते हैं पहले आपने एक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट को प्रॉपर्ली मार्क कर लेना है बिफोर द टूथ प्रिपरेशन, ताकि आप एट द एंड ऑफ द टूथ प्रिपरेशन आप वही एक्लूजल कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो रिप्लेस कर सकें। इसमें कहते हैं कि अगर कोई अपोजिंग प्लंजिंग का कस्प है तो आपने उसको जो है रिड्यूस कर देना है या रिकंट्रोल कर देना है। प्लंजिंग कस्प क्या होती है? आपके अपोजिंग पोस्टीरियर टीथ के ऊपर, इनके अगर आप मैंडिबल को के दांत के ऊपर रेस्टोरेशन करें तो मैक्सिलरी एरिया में आप देखेंगे कि कोई ऐसी कस्प ना हो जो कि नीचे उस दांत के ऊपर आके प्लंज कर रही हो, एक तरीके से आपके एक्लूजल प्लेन के साथ लेवल पे ना हो, और दूसरा वो शार्पली पॉइंटेड हो और नीचे आके नीचे वाली कस्प के ऊपर प्रेशर डालती हो। ठीक है, अगर इस तरह की कोई भी ऊपर कस्प है तो आपने उस कस्प को रिड्यूस कर देना है, ताकि जब नीचे आप न्यू रेस्टोरेशन मटेरियल डालेंगे तो वो उस रेस्टोरेटिव मटेरियल को फ्रैक्चर ना कर दे। अच्छा, अब टूथ प्रिपरेशन की टेक्निक्स पे हम आ जाते हैं। तो इसके अंदर कहते हैं कि जब भी आपने टूथ प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है फॉर क्लास 2, आपने पहले से ही प्रॉक्सिमल सरफेस के ऊपर जिस भी प्रॉक्सिमल सरफेस को आपने प्रिपेयर करना है उस प्रॉक्सिमल सरफेस में आपने वेज की प्लेसमेंट कर देनी है। क्यों? ताकि जो एडिसेंट टूथ है उसको इट्रोजेनिकली डैमेज ना हो जाए। इट्रोजेनिक डैमेज मतलब डेंटिस्ट क्रिएटेड डैमेज ना हो जाए साथ वाले एडिसेंट टूथ के ऊपर ड्यूरिंग टूथ प्रिपरेशन। अभी जो इनिशियल टूथ प्रिपरेशन है इसके अंदर दो हमारे मेजर स्टेप्स आएंगे। एक होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ द एक्लूजल स्टेप, ठीक है, जिसको हम एक्लूजल आउटलाइन फॉर्म कह रहे हैं, और दूसरा हमारा होता है प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉक्सिमल बॉक्स, क्योंकि हमने प्रॉक्सिमल सरफेस को इसमें इन्वॉल्व करना है। जो हमारा एक्लूजल स्टेप है वो तो ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसा हमने ऊपर क्लास 1 के अंदर पढ़ा हुआ है कि स्टेप 1 में क्या है इसके कि आपने एक पंच कट क्रिएट किया। पंच कट क्या होता है कि जौन सी भी पिट ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, जौन सा भी एरिया ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर आपने अपने बर को बिल्कुल परपेंडिकुलरली रखते हुए अपनी उस पिट के अंदर एंटर करना है। ठीक है, कौन सा बर यूज़ कर रहे हैं? बर 245 हम बर यूज़ कर रहे होते हैं। कहते हैं जब भी आपने बर को एंटर करना है परपेंडिकुलरली, आपने ये इस बात का ध्यान रखना है कि आपका बर जो ऑलरेडी मूविंग हो उसको आप अपनी टूथ के अंदर लेके गए। कितनी डेप्थ तक लेके जाना है? कहते हैं टारगेट डेप्थ जो आपकी होती है वो वही इनटू द डेंटिन 0.1 टू 0.2 mm होनी चाहिए, यानी कि डेंटिनो एनामल जंक्शन से 0.2 mm अंदर तक होनी चाहिए, जो कि आपकी टोटल लेंथ कितनी बनेगी, टोटल डेप्थ कितनी बनेगी आपकी बर की? कहते हैं 1/2 या 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द बर बनेगी इनटू द डेंटिनो एनामल जंक्शन। इस अच्छा, इस बर की जो कटिंग एज की जो लेंथ थी हमने पहले भी पढ़ा है वो 3 mm होती थी। तो जब आप 1.3 mm सॉरी 1/2 या 2/3 आप इस बर को कटिंग एज को अंदर लेके जाएंगे तो आप एक्चुअली में कितना अंदर जा रहे होंगे? आप 1.5 या 2 mm अंदर जा रहे होंगे फ्रॉम योर सेंट्रल फिशर। ठीक है, अच्छा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा जिसमें हमने सिंपली पंच कट किया और हमने क्या किया, सिर्फ बर को अंदर अपनी मीजियल पिट से या जौन सी भी पिट ज़्यादा डैमेज थी उससे बस अपने बर को अंदर घुसाया है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है? नेक्स्ट आपने इस बर की एक्लूजल एक्सटेंशन करनी है, यानी कि आप मीजियल साइड सरफेस से किसकी तरफ जाएंगे? सेंट्रल फिशर की तरफ एक्सटेंड करेंगे अपने बर को। ठीक है, अब कहते हैं जब आपने सेंट्रल फिशर की तरफ एक्सटेंड करना है अपने बर को तो हम कहाँ क्या बना रहे होंगे? एक तरीके से हम इस्टमस क्रिएट कर रहे होंगे। इस्टमस क्या होगा? जो कि आपकी मीजियल पिट और डिस्टल पिट के दरमियान का जो सेंट्रल एरिया का जो कनेक्शन होता है उसको हम इस्टमस कह रहे हैं। कहते हैं ये कितना वाइड होना चाहिए? कहते हैं इट शुड नॉट बी मोर वाइडर देन दी क्वार्टर ऑफ द इंटरकस्पल डिस्टेंस, यानी कि जो आपकी लिंगुअल साइड की कस्प है और जो आपकी बक्कल साइड की कस्प है वो जितना भी डिस्टेंस है उसका टोटल उसके हम क्वार्टर निकालेंगे, उसके क्वार्टर से ज़्यादा ये इंटरकस्पल डिस्टेंस ज़्यादा इसकी विड्थ नहीं होनी चाहिए, बल्कि नीचे कहते हैं कि उतनी ही विड्थ होनी चाहिए जितनी आइडली आपके बर की विड्थ है, यानी कि उसको आपने ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना। अच्छा, अब कहते हैं ये जब भी आप क्रिएट कर रहे होंगे तो आपका क्या बन रहा होगा? आपकी स्लाइट एक्लूजल कन्वर्जेंस बन रही होगी, क्योंकि हमें पता है हमारा ये जो बर है ये भी नीचे से क्या होता है? डाइवर्ज्ड होता है, ऊपर से कन्वर्ज्ड होता है। तो जब आप इस बर को बिल्कुल स्ट्रेट मूव करवा रहे होंगे तो आपकी एक्लूजल कन्वर्जेंस वैसे ही बनती जा रही होगी। अच्छा, तो ये हमने काम क्या कर लिया? सेकंड स्टेप के अंदर हमने एक्लूजल एक्सटेंशन कर ली। थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है एक्लूजल डफटेल इफ़ रिक्वायर्ड। अब डफटेल क्या होती है? ये जो इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, ये एक्चुअल में डफटेल है। इस तरह का एंड जो कि आपके रेडिएटिंग लिंगुअल और फेशियल ग्रूव्स को इन्वॉल्व कर रहा हो वो हमारी डफटेल बन जाती है। अच्छा, कहते हैं अगर किसी भी डिस्टल साइड पे कोई फेशियली या लिंगुअली
कोई डेवलपमेंटल फिशर्स जा रहे हैं जो कि आपकी पिट से रेडिएट कर रहे हैं, जब आप उनको भी इन्वॉल्व कर लेंगे अपनी टूथ प्रिपरेशन के अंदर तो उस तरह की एक डफटेल रिटेंशन बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो डफटेल बनती है, ये डफटेल से क्या मिलता है हमें रिटेंशन मिल जाती है जो कि आपकी क्लास 2 रेस्टोरेशन को ईजिली डिस्प्लेस करने से रोकती है। अब ऑफ कोर्स अगर डिस्टल साइड पे, जैसे कि उन्होंने ऊपर दिखाया हुआ, डिस्टल साइड पे अगर हम एक डफटेल बना लेंगे तो उससे क्या होगा कि जब हम यहाँ पे अमेलगम की फिलिंग करेंगे तो वो अमेलगम जो है वो मीजल साइड पे डिसलॉज नहीं हो सकेगी, क्योंकि यहाँ पे वो इंगेज हो जाएगी इन डफटेल की एक्सटेंशन वाले पार्ट से। तो इसलिए ये जो डफटेल है वो इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, कहते हैं ये रिटेंशन फॉर्म सिर्फ तब बनाने की ज़रूरत है जब आपके इस तरह के कोई डेवलपमेंटल ग्रूव्स आपकी डिस्टल पिट से रेडिएट हो रहे हों तो बनाने की ज़रूरत है। अगर इस तरह के कोई ज़्यादा डेवलपमेंटल ग्रूव्स नहीं रेडिएट हो रहे होते तो हमें डफटेल बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती। अब हम करते हैं स्टेप 4 में प्रॉक्सिमल एक्सटेंशन, यानी कि इस एग्जाम्पल में जो हम पढ़ रहे हैं हमारी मीजियल सर्फेस इन्वॉल्व थी। मीजियल सर्फेस से हमने पंच कट लिया, एक्लूजल सर्फेस पे गए, डफटेल बनाई। अब हम वापस प्रॉक्सिमल सर्फेस पे आ रहे हैं, इनके वापस हम अपनी मीजियल रिच की तरफ आ रहे हैं और मीजियली जाएंगे। कहते हैं जो फाइनल लोकेशन इसके अंदर हमने क्या करना होता है, कहते हैं आपने फेशियल और लिंगुअल वॉल्स ऑफ द प्रॉक्सिमल बॉक्स को हमने विजुलाइज करके उनको प्रिपेयर कर लेना होता है, यानी कि आपने मीजिली कितना एक्सटेंड करना है उस चीज़ को आपने एक तो देखा है यहाँ पे। दूसरा आपने यहाँ पे क्या देखा कि इस मीजियल साइड पे आपने फेशियली कितना जाना है और लिंगुअली कितना जाना है। ठीक है, उन डायरेक्शंस में आपने अपने बर को एक्सटेंड किया। तीसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे की वो आपने की रिवर्स कट। यहाँ पे आपने बनाया रिवर्स कट। क्या होता है, कहते हैं एस शेप कनकेव कर्व होता है जो कि इस्थमस से स्टार्ट हो रहा होता है और प्रॉक्सिमल बॉक्स की तरफ जा रहा होता है। इस चीज़ को अगर हम देखें क्योंकि इसके अंदर प्रॉक्सिमल एक्सटेंशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये एस कर्व भी है। ये जो यहाँ पे पर्पल से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इस्थमस जो था वो हमारा यहाँ पे था, जो हमारा सबसे नैरोएस्ट पार्ट था। फिर हमारी दूसरी तरफ आपकी डिस्टल एरिया और वहाँ पे क्या बन रहा था, उसके अलावा वो डफटेल वगैरह बन रही थी। और इस इस्थमस वाले पार्ट से आपके प्रॉक्सिमल एरिया तक आते हुए, प्रॉक्सिमल बॉक्स तक आते हुए ये जो एक ऑफसेटिंग सी एक कर्व बनता है, इसको हम यहाँ पे रिवर्स कर्व कह रहे होते हैं। ठीक है, कहते हैं जो रिवर्स कर्व होता है ये आपका फेशियल साइड पे प्रोनाउंस्ड होता है और आपकी ये जो लिंगुअल साइड होती है वहाँ पे इतना प्रोनाउंस नहीं होता है, यानी कि ये जो लिंगुअल वाली साइड है यहाँ पे इतना प्रोनाउंस्ड एस कर्व नहीं आ रहा होता। इसका फ़ायदा क्या होता है, कहते हैं इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो फेशियल कस्प होती है वो कंजर्व हो जाती है। ऊपर भी देखते हैं तो हमें इस रीजन में करके आपकी कस्प होगी, तो जब आपका यहाँ से जो बर है वो काफ़ी सेंटर में होता है, वो मूव होता हुआ आ रहा है, तो ये जो आपकी कस्प है ये यहाँ पे प्रिजर्व हो रही है। तो जब कस्प प्रिजर्व होगी तो आपकी जो टूथ की जो इंटेग्रिटी है वो प्रिजर्व रहेगी और इस एस कर्व से हमें अपनी रेजिस्टेंस फॉर्म मिल रही होती है कि आपका जो टूथ है वो फ्रैक्चर को रेजिस्ट करेगा और फ्रैक्चर नहीं होगा। अच्छा, नीचे आते हैं। कहते हैं आपने अपनी प्रॉक्सिमल एक्सटेंशन इस स्टेप में इतनी कर लेनी है कि जो आपकी प्रॉक्सिमल वॉल है, जो आपकी मीजियल वॉल है, वो कितनी रह जाए, कितनी थिन रह जाए, 0.8 mm थिन रह जाए, यानी कि बस 0.8 mm का इनेमल यहाँ पे टूथ स्ट्रक्चर रह जाए और बाकी जो है वो सब आपने यहाँ से टूथ स्ट्रक्चर रिमूव कर देना है। इस स्टेप तक आपने अभी तक अपनी प्रॉक्सिमल जो वॉल है उसको रिमूव नहीं करवाया। ठीक है, कहते हैं आपने सारी फेशियो लिंगुअल एक्सटेंशन कर ली और यहाँ पे जो आपकी फेशियो लिंगुअल विड्थ होती है एक्सक्लूसिव स्टेप की, वो आपकी क्लास 1 से कंपेयर की जाए तो काफ़ी वाइड होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रॉक्सिमल सर्फेस को भी रिमूव कर देना होता है। ठीक है, तो आपने अपनी वाइडर फेशियो लिंगुअल विड्थ रखनी है। तो ये हमारे 4 स्टेप्स हो गए एक्लूजल बॉक्स क्रिएट करने के, जिसमें पंच कट था, देन आपकी एक्लूजल साइड पे आपकी एक्सटेंशन थी, देन एक्लूजल हमने एक डफटेल बनाई एंड लास्ट में प्रॉक्सिमल एक्सटेंशन कर ली। ठीक है, अब आते हैं अपने प्रॉक्सिमल बॉक्स की फॉर्मेशन पे। प्रॉक्सिमल बॉक्स की फॉर्मेशन में जो हमारा पहला स्टेप आना है वो भी यही आना है कि आपने प्रॉक्सिमल डिच कट बनानी है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपने अपने बर को बिल्कुल स्ट्रेट प्रॉक्सिमल सरफेस पे रखेंगे, पहली बात। ठीक है, दूसरा आप क्या करेंगे, अपने बर को डायरेक्टली नीचे जिंजाइवल की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने इस सेक्शन के अंदर दिखाया हुआ है कि आपने क्या किया, अपने बर को अपनी उस प्रॉक्सिमल सरफेस के ऊपर रखा जिस प्रॉक्सिमल सरफेस पे आपने बॉक्स बनाना है अपना। ठीक है, देन आपने क्या किया, अपने इस बर को थोड़ा सा आप जिंजाइवली लेके गए और थोड़ा सा आप फेशियल लिंगुअली लेके गए। ठीक है, ये इस स्टेप के अंदर पंच कट के अंदर प्रॉक्सिमल पंच कट के में आपने सिर्फ इतना किया। नेक्स्ट इसके अंदर आता है जिंजाइवल एक्सटेंशन। जिंजाइवल एक्सटेंशन के अंदर आपने क्या करना होता है, जो बी में उन्होंने दिखाया हुआ है कि आपने अपने बर को उतना जिंजाइवली लेके जाना होता है जितना आपकी प्रॉक्सिमल सरफेस पे केरीज इन्वॉल्व हैं, जितने लेवल तक आपकी केरीज हैं। अब इसके अंदर 2 बातें वो करते हैं, कहते हैं या तो आप अपने बर को जिंजाइवली उतना नीचे लेके जाएंगे जितनी केरीज इन्वॉल्व है, या आप अपने बर को उतना नीचे लेके जाएंगे जहाँ तक आपका जो
साथ वाले दांत के साथ जो कॉन्टैक्ट पॉइंट बन रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट पॉइंट बन रहा है, उससे थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे। विच एवर वन इज ग्रेटर, या तो इतना नीचे ले जाएं कि जो आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो ब्रेक हो जाए, साइड से ब्रेक ना हो, मतलब उतने पॉइंट तक ले जाएं जहाँ पे कॉन्टैक्ट बन रहा है प्रॉक्सिमल टूथ के साथ, या उतने पॉइंट तक ले जाएं जहाँ पे आपकी केरियस लेजन जो है वो खत्म हो रहा है। तो जितना भी, जिस चीज़ का भी डिस्टेंस ज़्यादा है, आपने उतना अपने बर को नीचे लेके जाना है, यानी कि जिंजाइवल एक्सटेंशन करवानी है। अब कहते हैं जो प्रॉक्सिमल डिच कट है, इसमें क्या बनता है, इसमें जो आप नीचे लेके जा रहे हैं, यहाँ पे भी आपकी जो डाइवर्जेंस होगी वो जिंजाइवली होगी, और जो आपका एक्लूजल पार्ट होगा वहाँ पे कन्वर्जेंस आएगी। ठीक है, ये मैंने दिखाया हुआ है कि जब आप जिंजाइवली लेके जा रहे हैं अपने बर को, तो आपका जो बर है जिंजाइवली क्या दे रहा है, डाइवर्जेंस दे रहा है, ठीक है, और एक्लूजली क्या दे रहा है, कन्वर्जेंस दे रहा है। थोड़ा सा ऊपर से आपकी जो कैविटी है उसका मुंह बंद है, जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है हर अमेलगम रेस्टोरेशन के अंदर, ताकि आपकी जो अमेलगम है उसको अच्छी रिटेंशन मिल सके। अब यहाँ पे उसका उन्होंने फ़ायदा भी यही बताया हुआ है कि जिंजाइवल डाइवर्जेंस का क्या फ़ायदा है कि एक तो कहते हैं रिटेंशन फॉर्म मिल जाती है आपके प्रॉक्सिमल बॉक्स को, दूसरा कहते हैं जितना भी डिफेक्टिव टूथ स्ट्रक्चर होगा या ओल्ड रेस्टोरेटिव मटेरियल होगा जिंजाइवल लेवल पे, वो सब रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जिंजाइवली ज़्यादा स्ट्रक्चर रिमूव हो रहा है। उसके अलावा कहते हैं जो मार्जिनल रिज है वो इस लेवल तक कंजर्व रहती है, क्योंकि ऊपर से आपकी ज़्यादा कटिंग नहीं हो रही, ठीक है। और लास्ट में कहते हैं कि अमेलगम को 90 डिग्री का मार्जिन मिल जाता है ऑन दिस रिज, मतलब इस तरीके की क्रिएशन करने से अमेलगम को 90 डिग्री का मार्जिन मिल जाएगा, जो कि इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, अब एक और चीज़ इसके अंदर, क्योंकि कहते हैं जिंजाइवली आपकी जो कैविटी है वो काफ़ी डाइवर्ज हो रही होती है, तो इसमें क्या होता है कि आपको एडिसन टूथ के साथ जो है वो 0.5 mm की क्लियरेंस मिल रही होती है, ताकि आपको जो प्रॉक्सिमल टूथ है वो डैमेज ना हो। ठीक है, अब इसको समझने के लिए अगेन हम नीचे एक इमेज देख लेते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब आपने अपने बर को जिंजाइवली फेशियो लिंगुअली एक्सटेंड किया, तो उससे क्या हुआ कि आपने उसको इतना फेशियली और इतना लिंगुअली लेके जाना है कि आपको जो साथ वाला दांत है उससे यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल रही हो इस एरियाज में, ठीक है, जो कि आपके साथ वाले दांत के साथ क्या हो, ज़रा से सेपरेटेड रहे, यानी कि क्लियरेंस से मुराद ये कि थोड़ा सा इतना एरिया मिल जाए जो कि आपके साथ वाले दांत को टच ना करता हो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये भी आपको तभी मिलेगी जब आप अपने बर को ज़्यादा जिंजाइवली लेके जाके प्लस अपने उस बर को जिंजाइवल डायरेक्शन में लेके जाके फेशियली और लिंगुअली एक्सटेंड करवाएंगे। अच्छा, ये चीज़ हो गई इसके अंदर कवर्ड। देन कहते हैं कि जो आपकी जिंजाइवल मार्जिन है उसको आपने कोशिश करना है जिंजाइवल सल्कस से ऊपर ही रखें, जिंजाइवल सल्कस से नीचे ना लेके जाएं, क्योंकि अगर सब जिंजाइवल आपकी कैविटी बन जाएगी तो उसको प्रॉपर्ली रिस्टोर करना डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस अगर सब जिंजाइवली आपकी ये रेस्टोरेशन चली जाएगी तो पेरिडोंटल डिजीज़ जो है वो भी स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रेपरेशन ऑफ द एक्सियल वॉल के ऊपर, यानी कि जो आपकी एक तरीके से यहाँ पे जो डिस्टल सरफेस बनेगी इस सारी प्रॉक्सिमल बॉक्स की। अब ये जो एक्सियल वॉल है, कहते हैं इसकी जो आइडियल डेंटिनल डेप्थ आपने रखनी है फॉर प्री मोलर्स एंड मोलर्स दोनों के लिए सेम होती है, वो होती है अराउंड 0.5 to 0.6 mm। ठीक है, अब कहते हैं अगर आपकी जो एक्सटेंशन है जिंजाइवल मार्जिन की वो सीमेंटम तक चली जाती है, यानी कि आपने बहुत डीपली जिंजाइवली एक्सटेंड किया है, अब उस केस के अंदर कहते हैं जो आपकी पल्पल डेप्थ होगी या ये जो आपकी एक्सियल वॉल की डेप्थ होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 0.7 से 0.8 mm। अच्छा, ये सारी डेप्थ जो हम देख रहे हैं ये डेंटिनल डेप्थ देख रहे हैं, मतलब एक्सियल वॉल ऑफ कोर्स डेंटिन की बनी हुई है, तो डेंटिन के अंदर हमने कितना जाना है इसको उन्होंने यहाँ पे भी दिखाया हुआ है कि जो भी जो ए और बी है वो ए और बी क्या है, क्राउन वाला एरिया के अंदर ही अगर आपकी एक्सियल वॉल की डेप्थ है, जो कि यहाँ पे कह रहे हैं 0.5 से 0.6, ये सिर्फ डेंटिन वाली है, इसके अंदर हम इनामल को माइनस कर रहे हैं, मतलब इनामल वाली डेप्थ को नहीं ले रहे, इनामल मतलब बाहर से प्रॉक्सिमल सर्फेस से डेप्थ को नहीं ले रहे, सिर्फ हम डेंटिनो एनामल जंक्शन से अंदर की डेप्थ ले रहे हैं यहाँ पे। और जो रूट वाला एरिया उन्होंने दिखाया हुआ है उसमें वो कह रहे हैं 0.7 से 0.8, यानी कि ये टोटल एरिया सी का। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसकी एक्सियल वॉल की डेप्थ देख ली। उसके अलावा कहते हैं कि अगर आपको रिटेंशन ग्रूव भी बनाने हैं अपनी इस एक्सियल वॉल के अंदर तो आपको कितनी ये डेप्थ रखनी होगी, उसके अंदर कहते हैं उसके अंदर मिनिमम आपको 0.5 mm रखनी होगी अगर आपको रिटेंशन ग्रूव चाहिए होते हैं। रिटेंशन ग्रूव्स आपके कहाँ पे बनते हैं, आपका जो एक्सियो लिंगुअल और एक्सियो फेशियल जो लाइन एंगल बन रहा होता है उस एरिया के अंदर आपके ये रिटेंशन ग्रूव्स बनेंगे, जो भी हम नीचे जाके देखेंगे। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं कि बस इतनी ही आपने एक्सटेंशन करनी है फेशियली और लिंगुअली, आपने ज़्यादा ओवर एक्सटेंड अब नहीं करना,
ज़्यादा से ज़्यादा आपने टूथ को कंजर्व करना है इस एरिया में। क्यों कंजर्व करना है, अब वो भी यहाँ पे नीचे कुछ सिनेरियोज बताया मैं, कहते हैं उसके अंदर आपने कंजर्व करना है अपने टूथ स्ट्रक्चर को। कहते हैं जिस केस के अंदर आपका बहुत ही कोई प्रॉक्सिमल नैरो लीजन हो और ब्रॉड कॉन्टैक्ट पॉइंट हो, तो आपका जितना कॉन्टैक्ट वाला पॉइंट है बस आपने उतने एरिया में ही अपने बर को फेशियली एंड लिंगुअली एक्सटेंड करवाना है, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करवाना। उसके अलावा कहते हैं अगर आपके कॉन्टैक्ट पॉइंट से सिर्फ 1 mm एक्स्ट्रा एक्सटेंड करने से, मतलब 1 mm एक्स्ट्रा फेशियली एंड लिंगुअली अपने बर की एक्सटेंशन करने से अगर आपकी क्लियरेंस क्रिएट हो जाती है, देन आपने बाकी प्रॉक्सिमल एडजेसेंट सर्फेसेस को रिमूव नहीं करना, बाकी एडजेसेंट प्रॉक्सिमल सर्फेसेस को आपने वहीं पे रहने देना है। ये हम किस चीज़ की बात करें, उस प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट पॉइंट की बात करें जिसको हमने अभी यहाँ पे ब्रेक करना है। ठीक है, फर्दर कहते हैं आपने मीजियो फेशियल मार्जिन के ऊपर कहेंगे, जो सामने वाली जो फेशियल मार्जिन बन रही होगी मीजियल कॉन्टैक्ट के साथ, उसको आपने रहने देना है फॉर एस्थेटिक रीजंस। क्योंकि अगर आप मीजली अपनी फेशियल साइड से भी अगर आप मीजल मार्जिन को एक्सटेंड कर देंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट एरिया बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा और सामने से स्पेस जो है वो नजर आएगी एक तरीके से। तो उस एरिया में आपने अपनी जो मीजियो फेशियल मार्जिन होगी उसको रहने देना है, वहाँ पे आपने उसको ब्रेक नहीं करवाना। ये भी हमने सारे 3 पॉइंट्स किस चीज़ के पढ़े हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आपने ज़्यादा फेशियली और लिंगुअली अपनी एक्सटेंशंस को एक्सटेंड नहीं करना इन 3 सिनेरियोज में, अगर आपका ज़्यादा बड़ा एक्सटेंसिव प्रॉक्सिमल लीजन नहीं है तो। ठीक है, खैर ये हमारे 3 स्टेप्स हो गए, जिसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले प्रॉक्सिमल डिच कट बनाया, फिर हमने क्या किया, जिंजाइवली उसको लेके गए, देन हमने क्या किया, एक्सियल वॉल को प्रिपेयर किया। अब हमारे पास आता है स्टेप नंबर 4, जो जो प्रॉक्सिमल एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉक्सिमल बॉक्स है, इसके अंदर बस हमने क्या करना है, अपने 2 कट्स लगाने हैं। एक कट कहते हैं आपने प्रॉक्सिमल डिच कट की फेशियल लिमिट पे लगाना होता है और एक अपनी लिंगुअल लिमिट पे। ठीक है, और किसी किस्म की कोई ज़्यादा आपने एक्सटेंशन नहीं करनी। दूसरा कहते हैं आपने ये जब आपने 2 कट्स लगाने हैं, अपने बर को आपने थोड़ा सा जिंजाइवली आपने क्या रखना है, थोड़ा सा जिंजाइवली आप एक तरीके से कह सकते हैं प्रॉक्सिमली रखना है। ठीक है, इसको मैं ऊपर दिखाती हूँ। अच्छा, ये एच में दिखा रहे हैं, एच में क्या हो रहा है, कहते हैं आपने एक लिंगुअल लिमिट पे एक कट लगाया और एक अपनी किस पे लगाया, फेशियल लिमिट पे। ठीक है, अभी तक हमारी जो प्रॉक्सिमल वॉल है ये ब्रेक नहीं हुई है। अब इसके अंदर कहता है कि जब आपने अपने बर को थोड़ा सा किस तरफ रखना है, जिंजाइवली रखना है, उससे मुराद उनका ये होता है कि आपका अब क्या होगा, जिंजाइवल सरफेस से हो सकता है आपका जो बर है वो बाहर आने लग जाए। ठीक है, ये जो यहाँ पे उन्होंने एरो लगाया हुआ है, यानी कि जो आपकी जिंजाइवल एरिया है प्रॉक्सिमल वॉल का, वहाँ से हो सकता है आपका जो बर है अब वो एक्सटेंड आउट होने लग जाए। तो ये बस इस स्टेप में था जिसके अंदर हमने क्या किया, प्रॉक्सिमल एक्सटेंशन की है ऑफ द प्रॉक्सिमल बॉक्स। अब हमारा आता है स्टेप नंबर 5, ब्रेकिंग दी प्रॉक्सिमल वॉल। एक्चुअल में तो आपके पास यूजू आता है तो आपने ये सारे स्टेप्स ही लिखने हैं, हम इनको वैसे ज़रा एडिशनल समझ रहे हैं। ठीक है, अब कहते हैं अगर अभी तक प्रॉक्सिमल वॉल ब्रेक नहीं हुई हुई, यूजली तो कहते हैं जब आपने इतना इस एरिया में बर को फेर लिया होता है आपकी समटाइम्स वॉल ब्रेक हो जाती है, लेकिन अगर अभी तक आपकी वॉल ब्रेक नहीं हुई तो आपने उसको किससे ब्रेक करना है, इनेमल हैचेट से ब्रेक करना है, आपने स्पून एक्सकवेटर से ब्रेक करना है, बर से ब्रेक नहीं करना। क्योंकि अगर आप इस एरिया में अब बर फेरेंगे तो चांस है कि जो आपकी प्रॉक्सिमल सर्फेस है एडजेसेंट टूथ की उसको भी डैमेज हो जाए। ठीक है, तो कहते हैं आपने स्पून एक्सकवेटर यूज़ करते हुए अपनी आइसोलेटेड इनेमल को, क्योंकि अब तो ये सिर्फ वॉल के ऊपर सिर्फ इनेमल ही रह चुका है, डेंटिन तो सारा हमने रिमूव कर दिया है, आपने उसको रिमूव करना है। इस स्टेप पे आपने देख लेना है कि आपका जो वेज है वो प्रॉपर्ली प्लेस्ड हो। टूथपिक वेज भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपका थिन वेज होता है, ट्रायंगुलर वेज भी यूज़ करेंगे। ट्रायंगुलर वेज तब यूज़ करेंगे जब आपने ज़्यादा डीप जिंजाइवल एक्सटेंशन करनी होगी। ठीक है, जो कि इन्होंने बी में दिखाया हुआ है, जब आपने डीप जिंजाइवली जाना है तो आपने ट्रायंगुलर वेज यूज़ करना है। इसी चीज़ को और ज़्यादा ये एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं आपने शार्प इनेमल हैचेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, बिन एंगल चिजल्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जितना भी अंडरमाइंड यहाँ पे इनेमल रह जाएगा आपने उस सब इनेमल को रिमूव कर देना है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स के अंदर हमारा जो प्रॉक्सिमल बॉक्स है वो क्रिएट हो गया है। अब इस क्लास 2 के अंदर क्या प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म मिली है हमें, अब ये बस हम इसके अंदर नाम पढ़ लेते हैं, हमें बाकी बातें वैसे पता ही हैं। कहते हैं एक तो जो आपकी जिंजाइवल वॉल है और जो आपकी पल्पल वॉल है, ये दोनों बिल्कुल फ्लैट हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगी, रेजिस्टेंस मिलेगी। दूसरा कहते हैं जो आपकी एक्सटेंशन ऑफ वॉल्स थी वो हमने कम से कम रखी है, ताकि जितनी ज़्यादा एक्सटेंशन होगी उतना टूथ स्ट्रक्चर वीक होता चला जाएगा, उतना डेंटिन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक्सटेंशन ऑफ वॉल को रिस्ट्रिक्टेड रखना है ताकि मैक्सिमम डेंटिनल सपोर्ट रहे, और वो जो डेंटिनल सपोर्ट है वो टूथ को फ्रैक्चर नहीं होने देगी। तीसरी चीज़ जो आपकी एक्लूजल आउटलाइन है उसको भी आपने मिनिमल रखा है, टूथ का जो स्ट्रक्चर है वो कंजर्व रहे। दूसरा, आपकी एक्लूजल सरफेस पे कम से कम एक तरीके से अमेलगम आए और दूसरे टूथ के साथ वो कम से कम एक्लूजल कांटेक्ट में आए आपका अमेलगम, यानी कि आपका जो रेस्टोरेटिव मटेरियल है वो
ऑक्लूजन में कम आएगा तो ही चांसेस है कि वो आपका जो अमेलगम है वो ज़्यादा फ्रैक्चर नहीं करेगा, मतलब वो फ्रैक्चर को रेजिस्ट करेगा, तो रेजिस्टेंस फॉर्म होगी। तीसरी बात हो गई एस कर्व से भी क्या हो रहा था, आपकी जो कस्प की स्ट्रेंथ थी वो बेहतर हो रही थी। दूसरा कहते हैं जो आपकी अमेलगम ऑटो स्ट्रक्चर का जो जंक्शन बन रहा था उसकी भी जो स्ट्रेंथ है वो बेहतर हो रही थी रिवर्स कर्व बनाने से। तो रिवर्स कर्व से भी हमें क्या मिली, रिटेंशन फॉर्म मिली। फिफ्थ चीज़ भी क्या आता है, कहते हैं इंटरनल लाइन एंगल्स को हमने राउंड किया ताकि आपके इन एरियाज में स्ट्रेस ना क्रिएट हो। और सिक्स पे क्या किया आपने, थिकनेस बल्क में अमेलगम डाला, जिससे क्या होगा आपकी जो जो रेस्टोरेटिव मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी और वो फ्रैक्चर नहीं होगा। अच्छा, रिटेंशन फॉर्म किस तरीके से मिलेगी, दो तरीकों से रिटेंशन फॉर्म मिल रही है। एक तो आपकी एक्लूजल कन्वर्जेंस आनी थी और दूसरा जो डवटेल बनेगी एक्लूजली, उससे हमें रिटेंशन मिल जाएगी। अच्छा, फाइनल टू स्टेप्स के अंदर क्या होता है, आपने जो भी रिमेनिंग डिफेक्टिव एनामल रह गया था या रिमेनिंग इन्फेक्शियस डेंटिन रह गई थी आपने वो रिमूव करनी है। अच्छा, वो भी किस तरीके से रिमूव करनी है, यहाँ पर उन्होंने कुछ स्टेप्स दिखाए हुए हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल ए में दिखाया हुआ है ये ब्लैक सा आपका डिफेक्टिव एनामल रह गया, ठीक है, सॉरी डिफेक्टिव डेंटिन रह गया या कोई केरियस पार्ट रह गया, इसको आपने किस तरीके से रिमूव करना है, जैसे उन्होंने सी में दिखाया हुआ है, ना कि जैसे बी में दिखाया हुआ है। अब सी में क्या हो रहा है, सी में अब इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि कहते हैं आपकी जो आइडियल डेप्थ होती है ना इन पल्पली, उसको आपने यहाँ पे मेंटेन रखना होता है अपनी फेशियल एंड लिंगुअल सर्फेसेस पे। अब सी में देखो, सी में क्या करें, जितना सिर्फ जो डिफेक्टिव केरियस लीजन है उसको वो उन्होंने बीच में से रिमूव किया है और सराउंडिंग में साइड्स पे उन्होंने किस तरीके से रहने दी है, साइड्स पे उन्होंने वो वाली आइडियल डेप्थ रहने दी है अपनी पल्प की जो कि आइडियली होनी चाहिए। वो कौन सी डेप्थ थी, वो 0.2 mm इनटू द डेंटिनो एनामल जंक्शन, जो कि आइडियल जो हमारी डेप्थ होती है ना, वो उन्होंने साइड्स पे फेशियली एंड लिंगुअली रहने दी है और सिर्फ बीच में से उन्होंने डिफेक्टिव डेंटिन रिमूव किया। अच्छा, ये जो लेवल हमने छोड़ा है इसको हम यहाँ पे फेशियल एंड लिंगुअल सीड्स कह रहे हैं। अच्छा, ये हमने कर लिया, रिमूवल ऑफ द डिफेक्टिव डेंटिन हमने कर लिया। उसके अलावा कहते हैं कोई भी रिमेनिंग इनेमल के अंदर पिट्स एंड फिशर्स रह जाएंगी, अगर कोई रेमिनेंट केरियस लीजन्स हमने उनको रिमूव कर लेना है। कोई भी केरियस डेंटिन आपके एक्सियल वॉल में होगा आपने उसको रिमूव कर लेना है। फिर बात आती है पल्प प्रोटेक्शन की। पल्प प्रोटेक्शन के वही सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम पहले भी पढ़ते रहे हैं, रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस के कितनी डेंटिन रह जाएगी तो आपने वो लाइनर बेस वगैरह अप्लाई करना होगा। अच्छा, उसके अलावा नीचे आ जाते हैं, सारी वही वाली बात हो रही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब इसके अंदर देखते हैं सेकेंडरी रेजिस्टेंस फॉर्म। सेकेंडरी रेजिस्टेंस फॉर्म किस तरीके से मिलेगी, पहले तो कहते हैं आपने एक्सटर्नल वॉल्स को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना, कंजर्व करना है एज मच ट्रूथ एज पॉसिबल, ये तो वही पहली वाली बात हो गई। उसके अलावा कहते हैं ऑल दी इंटरनल लाइन एंगल्स शुड बी राउंडेड, ये भी हमने पहले प्राइमरी में ही पढ़ लिया हुआ है। और तीसरा कहते हैं कि आपने राउंडेड एक्सियो पल्पल लाइन एंगल रखना है, ठीक है, जो आपका एक तरीके से यहाँ पे एक्सटर्नल लाइन एंगल है वो भी आपने राउंडेड रखना है। ये बात पहले नहीं आई थी, यह बात अब आ रही है। जब एक्सटर्नल लाइन एंगल जो है वो राउंडेड होगा उससे क्या होगा, कहते हैं रेस्टोरेटिव मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी रिटेंशन फॉर्म किस तरीके से बनेगी, सेकेंडरी रिटेंशन फॉर्म कहते हैं कि आपकी एक्लूजल बॉक्स की एक्लूजल एरिया की रिटेंशन फॉर्म अलग तरीके से आती है और प्रॉक्सिमल एरिया की जो रिटेंशन फॉर्म है वो अलग तरीके से आती है। यानी कि ये जो आपके दो बॉक्सेस बने थे, एक एक्लूजल सर्फेस पे और एक प्रॉक्सिमल सर्फेस पे, जो एक्लूजल सर्फेस पे जो रिटेंशन आनी है वो तो कन्वर्जेंस से आनी है, ठीक है। प्रॉक्सिमल सर्फेस पे जो रिटेंशन आनी है एडिशनल, वो आनी है आपके रिटेंशन ग्रूव्स से। ये बात ऊपर नहीं हुई थी। जो अब आपके रिटेंशन ग्रूव्स हैं वो आपने कहाँ पे बनाने होते हैं, अब उस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। कहते हैं जो रिटेंशन ग्रूव्स हैं वो आपके एक्सियो फेशियल या एक्सियो लिंगुअल लाइन एंगल्स पे आएंगे, जो कि आपके फ्रैक्चर को रेजिस्ट करवाएंगे और आपके इस्टमस को स्ट्रेंथन करेंगे। उसके अलावा कहते हैं ये जो ग्रूव्स होंगे वो आप जो ग्रूव्स आपके एक्सियो जिंजाइवल ग्रूव्स बन रहे होंगे, यानी कि जो आपके एक्सियल और जिंजाइवल लाइन एंगल पे ग्रूव्स बन रहे होंगे उनसे बेहतर होते हैं। यानी कि जो एक्सियो फेशियल और एक्सियो लिंगुअल वाले जो हैं वो ज़्यादा रिटेंशन प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू जो आपके एक्सियो जिंजाइवल एरिया में ग्रूव्स बनेंगे। फर्दर कहते हैं वो ग्रूव्स जो कि इन एक्सियो फेशियल से भी एक्लूजली हैं, यानी कि उनसे भी ऊपर हैं, ठीक है, वो और ज़्यादा रिटेंशन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जौन सा ग्रूव जितना ऊपर बनेगा, जितना एरिया में एक्लूजली बनेगा, उतनी ज़्यादा अच्छी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। डेप्थ कितनी होनी चाहिए इन ग्रूव्स की, कहते हैं जो भी आपका ये जो डायमीटर, सॉरी ये जो आपका बर होता है 169 बर, उसकी हाफ डायमीटर की जो डेप्थ है उतनी इसकी डेप्थ होती है, जो कि कितनी है 0.25 से 0.5 mm की डेप्थ है आपकी इन ग्रूव्स की। नीचे आ जाते हैं, तो नीचे यहाँ पे उन्होंने दिखाए हुए हैं ये आपकी लिंगुअल वॉल है, एक्सियो लिंगुअल, ठीक है, जिसके अंदर ये ग्रूव एक क्रिएट हो रहा है। बस इसके अंदर इतना ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा के जो ग्रूव्स होते हैं ये किन वॉल्स के अंदर क्रिएट हो रहे होते हैं। बाकी उन्होंने ग्रूव्स बनाने का सारा प्रोसीजर वगैरह बताया हुआ है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर।
अच्छा, अब इसके अंदर जो याद करने वाली बातें हैं वो सिर्फ इन स्टेप्स के नेम्स हैं मेनली, ठीक है। बाकी कुछ डेप्स का हमने जिक्र किया है वो देख लेना है। प्रेडिस्टेंस फॉर्म और रिटेंशन फॉर्म जो है वो हमने देख लेनी है, ठीक है, कि किस किस चीज़ से आ रही है। यूजली इसके अंदर जो सेकेंडरी लिखी हुई है वो प्राइमरी वाली ही हैं, कोई एडिशनल सेकेंडरी जो है वो सिर्फ रिटेंशन ग्रूव्स हमारे यहाँ पे आए थे और दूसरा एक्सटर्नल लाइन एंगल को हमने राउंडेड किया था। बाकी जो चीज़ें ऑलमोस्ट वही थी जो कि हम पहले से पढ़ते रहे हैं। अच्छा, तो अब हम आते हैं मॉडिफिकेशन इन प्रिपरेशन फॉर प्रॉक्सिमल सर्फेसेज। अब इससे ऊपर जितना भी सेक्शन था क्लास 2 की मॉडिफिकेशंस का, क्लास 2 की वेरिएशंस का, वो हमने कोई कवर नहीं करना। नीचे आ जाते हैं, इसमें आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें बस हमें देखनी है। अब प्रॉक्सिमल सर्फेस में सबसे पहले आती है स्लॉट प्रिपरेशन फॉर रूट केरीज। ये उस केस के अंदर होनी है जिस केस के अंदर पेशेंट कोई ओल्डर पेशेंट है जिसके अंदर जिंजाइवल रिसेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई है, और जिंजाइवल रिसेशन जब हुई है तो उसकी पेशेंट की जो रूट वाली सरफेस है जो कि सीमेंटम से कवर्ड होती है, या अगर सीमेंटम नहीं है तो डेंटिन जो वहाँ पे होगा, उस रूट सरफेस के ऊपर केरियस लीजन मिला है, ठीक है। अब इस केस के अंदर हमने प्रॉक्सिमल सरफेस को इन्वॉल्व तो करना है लेकिन एक्लूसिव सरफेस को इन्वॉल्व नहीं करना, सिर्फ प्रॉक्सिमल सरफेस के अंदर ही हमने वहाँ पे कैविटेशन करनी है और उसकी फिलिंग करनी है। अब कहते हैं इस तरीके की जो हमने प्रिपरेशन करनी होती है उसको हम स्लॉट प्रिपरेशन कहते हैं, और ये जो स्लॉट है इसके लिए हमने फेशियल डायरेक्शन से अप्रोच करना है। लिंगुअल डायरेक्शन से तब अप्रोच करना है अगर जो आपका जो भी केरियस लीजन है वो थोड़ा सा लिंगुअली होगा, मीजियो लिंगुअली होगा या डिस्टो लिंगुअली होगा तो हम लिंगुअल साइड से आएंगे, नहीं तो फेशियल साइड से अप्रोच करना है। ये इन्होंने केस दिखाया हुआ है जिसके अंदर देख सकते हैं हम कि केरियस लीजन जो है वो आपका कहाँ पे है, रूट सरफेस के ऊपर है। इसके अंदर हम कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, फेशियली अप्रोच कर रहे हैं साइड से, और सिर्फ हमने प्रॉक्सिमल स्लॉट क्रिएट किया है, ऊपर से एक्लूसिव सरफेस को इन्वॉल्व नहीं किया। ये सारा स्लॉट फॉर्मेशन है, ठीक है। ये सिंपली बस हमने इसके अंदर देखना था कि स्लॉट फॉर्मेशन क्या होती है और हमने कब करनी है, जब जिंजाइवल रिसेशन हो गई हो। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जिसके अंदर हम देखनी है, नेक्स्ट चीज़ हम इसके अंदर ये देख सकते हैं। अच्छा, अब कहते हैं जो स्लॉट प्रिपरेशन करते हैं उसके अंदर हम समटाइम्स रिटेंशन ग्रूव भी दे सकते हैं, और रिटेंशन ग्रूव जो है वो एक्सियल वॉल में कहाँ कहाँ दिए जा सकते हैं, एक्लूसिव एक्सियल और जिंजाइवल एक्सियल लाइन एंगल्स में दिए जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे जो है हमारे पास आ जाती है रेस्टोरेटिव टेक्निक फॉर क्लास 2 अमेलगम प्रिपरेशन। डीसेंसराइजेशन प्लेसमेंट कर ली जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसके अलावा फिर हमने मैट्रिक्स प्लेसमेंट करनी है। मैट्रिक्स की यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल आएगी जो कि हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है मैट्रिक्स का, कहते हैं प्राइमरी फंक्शन मैट्रिक्स का ये है कि आप जब रेस्टोरेशन फिलिंग डालें तो उस रेस्टोरेशन की प्रॉपर एनाटॉमिक कंटूर्स और कॉन्टेक्ट एरियाज जो हैं वो डेवलप हो, ये मैट्रिक्स प्लेस्ड होगा तभी पॉसिबल है, ठीक है। अब मैट्रिक्स, एक गुड मैट्रिक्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये यूक्यू में पूछ सकते हैं, मेरे ख्याल से पूछा हुआ भी है, क्या आइडियल क्वालिटीज़ होनी चाहिए मैट्रिक्स की। कहते हैं एक तो वो जो मैट्रिक्स है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता हो, दूसरा कहते हैं प्रॉपर एनाटॉमिक कंट्रोल्स प्रोवाइड करके दे, तीसरा कहते हैं रेस्टोरेशन के करेक्ट प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट एरियाज डेवलप करवा के दे, चौथा क्या आ गया, प्रिवेंशन करवाए जिंजाइवल एक्सेस में, मतलब जिंजाइवली आपका मटेरियल जो है वो एक्सेस में ना एंटर हो जाए, ये भी मैट्रिक्स कंट्रोल करता है। उसके अलावा कहते हैं कन्वीनियंटली अप्लाई भी हो सके और इजीली रिमूव भी हो सके। तो ये 6 क्वालिटीज़ हैं एक आइडियल मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स के सिस्टम जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक है हमारे पास यूनिवर्सल और एक है हमारे पास प्री कंट्रोल्ड मैट्रिक्स सिस्टम। जो यूनिवर्सल मैट्रिक्स सिस्टम है उसके अंदर हमारा टोफलमायर यूज़ हो रहा था, हमने पहले भी पिक्चर देखी हुई है टोफलमायर की। वो टोफलमायर यूज़ हो रहा होता है। टोफलमायर कब आपने यूज़ करना है, जब आपकी इन 3 सर्फेसिस के ऊपर फिलिंग होनी है। कौन कौन सी 3 सर्फेसिस, आपकी मीजियल, एक्लूसिव एंड डिस्टल सर्फेस पे जब भी किसी किस्म की फिलिंग होनी है पोस्टीरियरली, तो जो टोफलमायर है वो आपकी हेल्प करता है। अच्छा, टोफलमायर के अंदर जो है कौन कौन से बैंड्स लग सकते हैं, पहले नीचे एक आप पिक्चर देख लें, हमने वैसे पहले भी देखी हुई है। ये जो है ये हमारे पास टोफलमायर का मैट्रिक्स रिटेनर है। अब इसके अंदर जो बैंड्स लग सकते हैं वो 2 टाइप के लग सकते हैं। एक होते हैं हमारे पास अनकंट्रोल्ड मैट्रिक्स बैंड्स और एक होते हैं हमारे पास कंट्रोल्ड, ठीक है, प्री कंट्रोल्ड। जो अनकंट्रोल्ड मैट्रिक्स बैंड्स होते हैं वो सिंपली आपके मेटल का पीस होगा और उसको आपने कंटोर करना होगा। वो कंटोर आप किस तरीके से करेंगे, बर्निशर से करेंगे, वो उन्होंने नीचे दिखाया हुआ। इस तरीके की आपके पास मेटल की स्ट्रिप आती है, उस स्ट्रिप को आपने एक किसी हार्ड सरफेस पे रख के अपना पहले आपने स्मॉल साइज़ का बर्निशर उसके ऊपर फेरना है ताकि वो जो एज सरफेस सारी है आपकी मैट्रिक्स की वो क्या हो जाए, रफ एंड हो जाए। देन आपने बड़े साइज़ का उसके ऊपर एग शेप बर्निशर जो है अपनी सरफेस ऑफ दी मैट्रिक्स के ऊपर फेरना है। जब इसके ऊपर एक शाइनी स्मूथनेस आ जाएगी आपके मैट्रिक्स के ऊपर, तब फिर आप इसको टूथ की शेप के अकॉर्डिंगली कंटूर करेंगे, मतलब अपने मैट्रिक्स बैंड के अंदर, सॉरी अपने रिटेनर के अंदर आप इसको मैट्रिक्स को एंटर करेंगे। अच्छा, ये तो हमने देख ली अनकंट्रोल्ड बैंड की। प्री कंट्रोल्ड जो मैट्रिक्स बैंड्स होते हैं उसकी भी नीचे पिक्चर बनाई हुई है, वो ऑलरेडी कंट्रोल्ड होकर आए होते हैं, उनके अंदर आपने उसको क्या नहीं करना, बर्निश वगैरह नहीं करना होता।
अच्छा, अब आ जाते हैं वेजिंग टेक्निक्स पे। वेजिंग टेक्निक्स से सिर्फ हमें नेम्स पता होने चाहिए और पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से हो रही है। इसके अंदर हम सिर्फ पिक्चर्स वगैरह देखेंगे। सबसे पहले आती है सिंगल वेजिंग टेक्निक। सिंगल वेजिंग में आप या तो राउंड वेज यूज़ कर सकते हैं या ट्रायंगुलर वेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं वेज को प्लेस करने से पहले आपने उसको अच्छा सा मॉइस्चर कर लेना है ताकि वो प्रॉपरली लुब्रिकेट होके प्रॉपरली प्लेस हो सके। नीचे उन्होंने पिक्चर दिखाई हुई है। करेक्ट प्लेसमेंट क्या होती है वेज की, आपके रूट सरफेस तक होना चाहिए। जहाँ पे आपने प्रिपरेशन करनी है उससे थोड़ा सा जिंजाइवली ही होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो साइड पे उन्होंने इनकरेक्ट प्लेसमेंट दिखाई हुई है, क्योंकि वहाँ पे इनकरेक्ट में क्या हो रहा है कि जहाँ जो आपकी रेस्टोरेशन एरिया उससे वो एक्सक्लूसिवली गया हुआ है आपका वेज। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वेज को हमेशा जिंजाइवली रहना है अपनी प्लेसमेंट, अपनी कहाँ से, जहाँ पे भी रेस्टोरेशन होनी है उससे। ये तो खैर बात होगी सिंगल वेज की। फिर आती है पिगी पैक वेज टेक्निक। पिगी पैक वेज टेक्निक के अंदर क्या होता है कि आपने 2 वेज प्लेस किए हुए होते हैं एक के ऊपर एक करके। ठीक है, पिगी पैक वाला तब यूज़ होता है, कहते हैं जब आपकी जो आपका एपिकल मार्जिन है जिंजाइवल मार्जिन से, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो। ठीक है, यानी कि एक वेज से वो सारा एरिया कवर ना हो रहा हो, यानी कि 2 दांतों के दरमियान का जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो इतना बड़ा है एपिकली कि जब आपने एक वेज डाला है तो ऊपर जगह बच गई हुई है। तो उस केस के अंदर कहते हैं एक वेज आप और प्लेस कर देते हैं ओवर दी फर्स्ट वेज। तो जब एक वेज के ऊपर दूसरा वेज आ जाता है तो उसको हम कहते हैं पिगी पैक वेज टेक्निक। इन्होंने नीचे भी दिखाई हुई है, डी के अंदर जो दिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी हमारे पास आती है डबल वेज टेक्निक। ये भी ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसे ऊपर है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने बता दिया हुआ है कि यहाँ जो 2 वेज यूज़ होने होते हैं, एक वेज जो है आपकी लिंगुअल एम्ब्रेजर से एंटर होता है और एक वेज जो है वो आपके फेशियल एम्ब्रेजर से एंटर होता है। ये भी सिर्फ तब होना होता है जब आपके पास एक्सेस स्पेस अवेलेबल हो आपके प्रॉक्सिमल एरियाज़ में। ठीक है, अच्छा, ये बात हो गई हमारी डबल वेज टेक्निक हो गई। लास्ट में हमारे पास आएगी वेजिंग वेज टेक्निक, वेज वेजिंग टेक्निक। ये वेज वेजिंग टेक्निक में भी 2 वेजेस अप्लाई हो रहे होंगे, लेकिन ये तब होंगे जब आपका जो सिंगल वेज था वो प्रॉपरली आपके टूथ के साथ कंटोर में और कांटेक्ट में नहीं आ रहा होगा, तो दूसरा वेज हम एंटर करते हैं ताकि वो जो पहला वेज है वो प्रॉपर कांटेक्ट में आने लग जाए। ये उन्होंने जी में दिखाया हुआ है। ठीक है, अब कहते हैं समटाइम्स ऐसा होता है आपने एक वेज डाला है और ऊपर से आपने ये क्या अप्लाई किया, अपना मैट्रिक्स अप्लाई किया है, तो यहाँ पे एक कनकेव्स आने लग जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो कि आपकी प्रॉपर प्रॉक्सिमल वॉल की कनकेविटी नहीं प्रोवाइड करेगा। इस केस के अंदर हमने क्या किया, ऊपर से हमने एक और वेज डाल दिया और ये वेज जो डाला है हमने परपेंडिकुलरली डाला है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि आपका जो वेज है वो प्रॉपरली अलाइन हो गया है, सॉरी जो आपका मैट्रिक्स बैंड है वो प्रॉपरली अलाइन हो गया है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास वेज वेजिंग टेक्निक। अब बाकी जो सिंगल वेज के अलावा जो तीनों टेक्निक्स हैं, तीनों में हमारे 3 वेजेस, 2 वेजेस यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इन तीनों टेक्निक्स के अंदर दोनों वेजेस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ऐड किए जा रहे हैं। तो बस ये इनका जो है वो डिफरेंस है। आपको इनके नेम पता होने चाहिए। उसके अलावा वैसे तो अभी तक ये रिटर्न में क्वेश्चन नहीं आया हुआ, अगर आता भी है तो देन बस इन पिक्चर्स से जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वो काफ़ी है। इनको और किस तरीके से डिटेल में हमने एंटर करना होता है वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट में आ जाता है राउंड वर्सेस ट्रायंगुलर वेजेस। राउंड वेज तब यूज़ करते हैं जब आपकी कोई भी कन्वेंशनल प्रॉक्सिमल बॉक्स की प्रिपरेशन है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल किसी किस्म की प्रिपरेशन है तो आपने राउंड वेज यूज़ करना है। अगर आपकी बहुत कोई डीप जिंजाइवल मार्जिन तक आपने जाना है तो आपने ट्रायंगुलर वेज यूज़ करना है। ये भी हमने ऊपर भी देखा है, जहाँ पे भी आपने डीप जाना था वहाँ पे आप ट्रायंगुलर वाला वेज यूज़ कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि जो बेस ऑफ द ट्रायंगुलर वेज होती है वो और नीचे तक जिंजाइवली इंगेज कर लेती है टूथ के, और वो भी साइड से बेस जो है वो थोड़ी कट हो जाती है अगर आप जिंजाइवली अपनी टूथ को प्रिपेयर कर रहे हो। तो एक तरीके से जो प्रॉक्सिमल सर्फेस थी दूसरे दांत की वो सेव हो जाती है, वेज ही थोड़ा सा कट होता है। तो ये इसकी जो है ना एडवांटेज था। बाकी जो है उन्होंने आगे जो है फिनिशिंग ऑफ अमेलगम बताई हुई है और सारी उसकी कंडेंसेशन वगैरह के बारे में बात की हुई है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ ली हुई है पिछले क्लास 1 के अंदर। तो यहाँ पे दोबारा सेम बातें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहीं तक ये चैप्टर था और बस इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं।